ये साल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ही कामयाब रहा। पहले साल में पहले दिन पे उड़ान हुई और अब अंत में स्पेडएक्स की उड़ान हुई। मेरे साथ हैं भारत के विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, खुद एक वैज्ञानिक हैं और अंतरिक्ष विभाग को देखते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सिंह बात करने के लिए। ये जो स्पेडएक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये भारत को क्या फ़ायदा देगा और इससे क्या आयाम खुलेंगे? और इस साल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से बहुत बड़े एक विजन की देखा हमने और बहुत बड़ी क्लियरेंसेस हुई। दोनों के बारे में बताइए। धन्यवाद पल्लव जी। और जिस प्रकार से आप रुचि लेते हैं इस क्षेत्र में, मुझे लगता है कि आम नागरिक में भी एक जागरूकता का काम होता है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जैसे आपने इसमें में अपने आरंभिक वाक्यों में कहा कि एक बड़ा सुखद संयोग है कि सन 2024 का साल जब प्रारंभ हुआ था तो उस अंतरिक्ष की ही समाचार को लेकर के, और सुर्खियों में अंतरिक्ष ही रहा। आदित्य हमारा मिशन था, जो पहला सोलर मिशन जिसने सूरज के रहस्यों को खोजने के लिए जो छोड़ा गया था, और वो अपने L1 निर्धारित पॉइंट पर जा पहुंचा जनवरी मास 2024 में। और आखिरी दिनों में 30 दिसंबर की रात 2024 में हमारा ये स्पेडएक्स का मिशन, जो एक अन्य एक दूसरे स्तर पर अपने तरह का अद्भुत मिशन, जहाँ पे डॉकिंग अनडॉकिंग यानी दो स्पेसक्राफ्ट, दो अंतरिक्ष विमान जुड़ते भी हैं, अलग भी होते हैं, एक दूसरे के किवाड़ दरवाजे खोलते हैं, आवाजाही का प्रावधान बनाते हैं, सामान इधर का उधर भी जा सकता है, पेलोड जा सकते हैं, बैटरी जा सकती है, आने वाले समय में मानव भी जा सकता है। तो एक बड़ी अद्भुत क्रिया जो हमें अगले स्तर पर ले जाएगी। और तीसरा, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद इन सारी जितनी भी हमारे प्रयास थे, इनको प्रोत्साहन भी मिला है, सहयोग भी मिला। सहयोग के तौर पर जैसे आपने भी इशारा किया कि 31,000 करोड़ की रकम निर्धारित करना आने वाले मिशंस के लिए, कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि पूर्व में जितनी भी सरकारें रही शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं था। इसी प्रकार बहुत सारी ये हमारी उपलब्धियां इसलिए भी संभव हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, जिसका भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ तक कि उम्मीद ही खो बैठे थे और इसकी कभी मांग भी नहीं उठी। हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ भी ये सोच करके समझौता कर बैठे थे कि वो इसी तरह सिलसिला चलेगा। लेकिन 3-4 वर्ष पूर्व जब से ऐसा हुआ, तो इतना अद्भुत बदलाव हुआ। जहाँ हमारे 1 डिजिट के स्टार्टअप होते थे, अब लगता है 300 तक पहुँच गए। हमारी स्पेस इकॉनमी इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगी कि आज हमारी प्रोजेक्शंस ये दर्शाती हैं कि आने वाले 8-9 वर्षों में हम 3 गुना और बढ़ जाएंगे। यानी कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि स्पेस इकॉनमी भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बनेगा। और जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है, जिसको प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की यात्रा की परिभाषा देते हैं, उस ग्रोथ स्टोरी और उस अर्थव्यवस्था के निर्माण में, उसकी रचना में स्पेस इकॉनमी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। एक बड़ा प्रोग्राम है इसरो का, भारत का। एक भारतीय को श्रीहरिकोटा से भारत के रॉकेट पे अंतरिक्ष में भेजने का। हाँ, एक एक्सियम 4 की मिशन उससे पहले होगी, लेकिन ये जो भारतीय गगनयात्री को भेजने का गगनयान प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या प्रोग्रेस हुई? ये आपने ठीक कहा, एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और गगनयान का जो पूर्व निर्धारित जो समय था, उसकी जो समय रेखा बनाई गई थी, वो 2022-23 के लगभग था। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसका किसी को अनुमान ना था, ना किसी को उम्मीद थी। उदाहरण के तौर पर कोविड का पेंडेमिक आया, जिसने कभी सोचा नहीं था। उस समय हमारे वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण चल रहा था ग्रेगरी इंस्टीट्यूट मॉस्को में, उनको वापस आना पड़ा, लॉकडाउन हो गया। और फिर एक के बाद एक, चूँकि जब स्पेस मिशन की निर्धारित तारीख से वो चूक जाता है, तो फिर अगली तारीख में थोड़ी सी असमंजस रहता ही रहता है, क्योंकि इन तारीखों का चयन भी बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियों और भौगोलिक मापदंडों को देख करके किया जाता है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि अब हम फाइनल स्टेजेस पर आ गए हैं। हमारे टेस्ट फ्लाइट्स चल रहे हैं।
हमारा आखिरी जो मान लीजिए कि एक तरह का ड्रेस रिहर्सल रहेगा, जिसमें मानव तो नहीं रहेगा लेकिन रोबो रहेंगी, एक महिला रोबो वयोमित्र जिनका नाम रहेगा, वो सारे वो कार्य अंजाम देंगी जो एक मानव अंतरिक्ष यात्री करेगा। और जब वो उसको सफलतापूर्वक संतोषजनक तरीके से संपन्न करने में सफल हो जाएंगी और सुरक्षित वापस भी लौट जाएंगी, तो फिर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ एक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की स्थिति में होंगे, और वो होगा गगनयान मिशन। सर, हमें जल्दी नहीं है, जब होना है तब होना चाहिए, क्योंकि मानव को भेजना और वापस लाना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दो चौथा देश बनेगा भारत जब भी करेगा। मेरा मानना है कि हमको तब करना चाहिए जब पूरी तैयारी है, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल पे हाथ रख के कह सकें कि हमारा गगन यात्री सुरक्षित लौटेगा, तब करना चाहिए। सर, हम उसी उसी सोच के साथ ये प्रक्रिया जारी है, और जब तक पूरी तरह से हम मुतमईन नहीं हो जाएंगे तो उसके उपरांत ही गगनयान को भेजा जाएगा। सर, जो इन्वेस्टमेंट है स्पेस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या हमको बराबर उससे रिटर्न मिलता है? ये ऐसा है, एक तो जैसे आपने अभी कहा कि पहली बार सरकार की ओर से हमें इतना बड़ा बजट मिला है, जिससे एक ये भी संकेत जाता है कि सरकार कितनी अधिक प्राथमिकता देती है। कोई 31,000 करोड़ की रकम स्पेस सेक्टर को देना कोई मामूली रकम नहीं। लेकिन ये सभी वहाँ तक ही सीमित नहीं है। जो पिछले 3-4 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है, उससे बहुत अधिक साधनों में इजाफा हुआ है, और एफडीआई भी अब उसकी भी अनुमति दे दी गई है। और यहाँ तक कि जो हमारे आरंभिक दिनों के जो स्टार्टअप्स थे, वो तो अब बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी बन गए हैं। यानी स्पेस सेक्टर ना केवल शोध के लिहाज से उसका रुतबा बढ़ा है, बल्कि वो रोज़गार, जीविका और स्टार्टअप का भी एक बड़ा नया विकल्प बन करके युवाओं के सामने आया है, जो पहली बार भारत में हो रहा है। क्योंकि भारत में स्पेस सेक्टर को कभी व्यवसाय का या रोज़गार का या जीविका का साधन नहीं समझा जाता था, पहली बार ऐसा होने लगा, और ल्यूक्रेटिव साधन। और तीसरा जो एक इकोसिस्टम है, जैसे आप कह रहे थे कि केवल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा इस बात पे बल दिया कि साइलो से बाहर निकल करके काम किया जाए, और वो जो सिनर्जी बनी है उस इकोसिस्टम में नए नए आयाम जोड़ दिए गए। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको नाम अनुसंधान दिया गया है, और उसके लिए मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ही 1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया, लेकिन 60-70% उसमें रिसोर्सेज सरकार से बाहर के होंगे। तो ये बहुत बड़ा पूल बनने वाला है, जिसमें एक और सरकार की ओर से सीधा सीधा जो सहयोग दिया गया उसकी भी मात्रा बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगा उसकी भी मात्रा बढ़ेगी, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साधनों से जो आएगा, तो एक बहुत बड़ा पूल रहेगा। और वही हमें इस स्थिति में लाएगा कि हम नासा या दूसरी एजेंसी के तुलना में भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बात करने के लिए और समझाने के लिए कि भारत में स्पेस इकोनॉमी बढ़ेगी। एक चीज़ जो मंत्री जी ने नहीं बताई, जो मैं आपको बता सकता हूं, कि देश का नागरिक, टैक्स पेयर, जो 1 रुपया इन्वेस्ट करता है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय इकोसिस्टम में, उससे वापसी होती है 2 रुपये 52 पैसे की। तो कहीं ना कहीं जो भी पैसे की लगाया जा रहा है वो भारत को बहुत फ़ायदा दे रहा है। नेशनल प्राइड अपनी जगह, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है स्पेस सेक्टर से। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।